अब पेपर उसने सेट किया कि भैया ये दूसरे की स्त्री को श्रृंगार पटार पर खर्च की तरह आप देख रहे हैं, श्रृंगार पटार खर्च ये क्या है? विचार कीजिए, चर्चा, आप चर्चा करने लगते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्लूटस आईएएस के इस YouTube चैनल पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप सभी को हिंदी माध्यम के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय को किस प्रकार से तैयार किया जाए और किस सेक्शन को पहले और किसको बाद में पढ़ा जाए इसके विषय में बताऊंगा, ताकि आप तैयारी के साथ साथ अध्ययन की सुविधा का भी लाभ उठा सके। देखिए, तैयारी करते हुए हमें जिन विषय वस्तुओं का ध्यान रखना होता है कि हमें पढ़ाई को बोझिल नहीं बनाना होता, उसे इंटरेस्टिंग बनाना होता है। सबसे पहले मैं अध्ययन की दृष्टि से बता दूं कि आपको वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना चाहिए। वैकल्पिक विषय उस विषय को चयनित करना चाहिए जिस विषय को पढ़ने में आपको अच्छा लगता हो, आपका मन लगता हो, तभी आप विषय को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आप उसको विषय की तरह पढ़ेंगे, उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आपको उस विषय को पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा और फिर वह विषय बोझिल होता जाएगा और आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो उसकी मूलभूत भावना है उस विषय की, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वैकल्पिक विषय का चयन करते हुए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें वैकल्पिक विषय के स्तर पर उस विषय का चुनाव करना होता है जिस विषय के माध्यम से हमें ना सिर्फ अंक अच्छे मिले, बल्कि इंटरव्यू में भी अगर वैकल्पिक विषय से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है तो हम उसका अच्छे से उत्तर दे सकें। आइए सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी माध्यम के वैकल्पिक विषय इतिहास की ओर और समझने का प्रयास करते हैं कि इस इतिहास विषय में हमें अध्ययन की प्रकृति क्या रखनी चाहिए और किन विषय वस्तुओं का ध्यान रखते हुए हमें अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। कौन सा खंड पहले, कौन सा खंड बाद में, ये सारी चीजें रहती हैं। नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, ये सारी चीजें भी इससे संबंधित रहती हैं। इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतिहास वैकल्पिक विषय को अगर आपको तैयार करना है तो शुरुआत ही हमें विश्व इतिहास से करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप किसी भी खंड से शुरू कर सकते हैं। मैं विश्व इतिहास से ही शुरू करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विश्व इतिहास को पढ़ते हुए जब आप अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और यूरोप का एकीकरण की घटनाएं और फिर औपनिवेशिक काल, उपनिवेशवाद, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति की बात करें, ग्रेट डिप्रेशन, सारी चीजें यहीं आती हैं। वामपंथ कैसे और क्या, सब कुछ यहीं पर। तो उस एक स्तर पर आपकी एक बेसिक समझ डेवलप होती है कि ठीक है, वैश्विक इतिहास से संपूर्ण विश्व को इस प्रकार से प्रभावित होना पड़ा और उसकी घटनाओं ने कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी और वो छाप हमें आज भी शासन में हो अथवा समाज में हो अथवा अर्थव्यवस्था में हो अथवा कला और संस्कृति में हो, हमको दिखाई पड़ती। इसके बाद जिस एक खंड को आपको महत्ता देनी चाहिए वो होता है आधुनिक भारत का इतिहास। इस खंड को विश्व इतिहास के बाद महत्ता देने का प्रश्न यह है कि आधुनिक भारत की घटनाओं का जब आप वर्णन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 के समय वह क्रीमिया के युद्ध से लौटती हुई सेना ने किस प्रकार 1857 के विद्रोह को भारत में दबाने का प्रयास किया और वहां से सेना की मदद दी ब्रिटेन को। इसलिए आधुनिक भारत की घटनाओं में जिस प्रकार से उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक काल भारत में आया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने वह प्लासी का युद्ध या प्लासी का षड्यंत्र कह लें, बक्सर के युद्ध के माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करते हुए इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाया हो, अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए और मध्य वर्ग किस प्रकार से सचेत हुआ, भारतीय रेल का विकास, भारतीय रेल ने भारत में वही किया जो अन्यत्र किया या वो नहीं किया जो अन्यत्र किया। ठीक, ये सारे प्रश्न विषय वस्तु ये दूसरे की स्त्री के श्रृंगार पटार पर खर्च की तरह है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये सारी विषय वस्तु विश्व इतिहास से छोड़कर ही हम यहाँ
पढ़ लेते हैं और हमारे लिए अध्ययन की सुविधा से ये बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इसके बाद बात की जाए तो हमें प्राचीन कालीन इतिहास और उसके तुरंत बाद मध्यकालीन इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। अब प्राचीन कालीन इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको विषय वस्तु के स्तर पर सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भाई इतिहास का अध्ययन करने के लिए किन स्रोतों की आवश्यकता है। पुरातात्विक स्रोत हो, साहित्यिक स्रोत हो, नवपाषाण काल में क्या हुआ, या पुरापाषाण काल, या फिर लौह काल, ताम्रपाषाण युग, इन समयों की अपनी विशेषता क्या है। क्या हो रहा है कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है और इस गिरावट और रूढ़िवादिता के बढ़ने के चलते बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है, फिर बौद्ध और जैन धर्म का भी पतन होता है, और उस पतन के होते होते आप महाजनपद को पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर चाहे सिकंदर और यूनानी भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, उस आक्रमण से क्या आउटकम निकल के आए और भारत की अपनी राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था उस समय के स्तर पर क्या थी, इसको समझते हुए मध्यकालीन इतिहास तक का स्तर यानी मध्यकालीन इतिहास तक का अध्ययन अगर आपने विषय वस्तु की दृष्टि से और इस क्रम में किया तो आपको एक सहूलियत होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप विषय वस्तु को समझ पाते हैं। जब आप विश्व इतिहास में पुनर्जागरण और प्रबोधन को पढ़ रहे होते हैं और आप ये समझ रहे होते हैं कि जो पुनर्जागरण था वो बीज था और प्रबोधन उससे उत्पन्न संपूर्ण वृक्ष बना, तो आप इसको समझ पाते हैं कि भारत के स्तर पर इस प्रबोधन या पुनर्जागरण का क्या प्रभाव, और भारत का पुनर्जागरण फिर यूरोपीय पुनर्जागरण के स्वरूप में क्यों नहीं देखा जाता, क्या कारण रहा। इन विषय वस्तुओं को समझना आसान हो जाता है और अंत में कला और संस्कृति के माध्यम से आप बिल्कुल अलग रखें कला और संस्कृति को, ताकि एक सेक्शन अलग से हमें पढ़ने को मिल जाए और हमारी समझ पुष्ट हो जाए। इतिहास विषय को पढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास नोट्स जो आपके बनवाए जाते हैं, जो हम डिक्टेट करके आपको सिखाते हैं, लिखवाते हैं। उन क्लास नोट्स के माध्यम से आपकी विषय वस्तु की समझ और विषय पर अपनी पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इनका रिपीटेड रिवीजन बेटा बहुत जरूरी है। जब आप इनका रिपीटेड रिवीजन करते हो तो इन्हीं के विषय के माध्यम से हम आपको इसके बीच में प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते हैं, और प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते हुए वहीं पर हम आपको बताएंगे कि विल्ला फ्रैंका का विश्वासघात क्या था। मुझे उत्तर से एकीकरण नहीं करने दिया गया, मैं दक्षिण से एकीकरण करूंगा, ठीक। रक्त और लॉ की नीति के चलते जर्मनी का एकीकरण किया जाएगा, उस राष्ट्र की जन्मभूमि पर ही उसका अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ, चर्चा कीजिए। तो ये सारी चीजें क्लास नोट्स के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वह दूसरे की स्त्री के श्रृंगार पटार पर खर्च की तरह चर्चा कीजिए, इतना कह के भाग जाएगा, ठीक। एग्जाम वो क्वेश्चन करने वाला अब पेपर उसने सेट किया कि भैया ये दूसरे की स्त्री के श्रृंगार पटार पर खर्च की तरह, आप देख रहे हैं श्रृंगार पटार खर्च, ये क्या है, विचार कीजिए, चर्चा, आप चर्चा करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्लास नोट्स के माध्यम से, उसके बाद हैंडआउट्स के माध्यम से जो अतिरिक्त विषय वस्तु है, जो अतिरिक्त विषय है, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसमें हम आपको बताते हैं क्लासरूम प्रोग्राम में कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को आपको यहीं पर अंडरलाइन करना है और वहीं समझ लेना है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसके बिना आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये विषय वस्तु पर ध्यान देते हुए डेली मिनिमम 2 आंसर तो आपको लिखने ही लिखने, इसमें कोई छूट नहीं। और फिर अंतिम पड़ाव पर हम चलते हैं, जब हम मैपिंग के माध्यम से, जो प्रश्न अनिवार्य रूप से परीक्षा में आते हैं, मैपिंग के माध्यम से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अगर इन विषय वस्तुओं का ध्यान देके आप इतिहास विषय का अध्ययन कर लेते हैं तो यह विषय बड़ी आसानी से आपको अच्छे अंक लाने में हिंदी माध्यम में मदद करता है। और विषय बहुत ही सरल है, क्योंकि इतिहास में घटनाओं के परिणाम तो हैं, परंतु इतिहास परिवर्तित नहीं होता, इतिहास से सीख ली जाती है। और इसीलिए चूंकि हिटलर ने नेपोलियन के अभियान से सीख नहीं ली, इसलिए हिटलर भी पराजित होता हुआ दिखाई देगा। इतिहास की यह महत्ता है। तो बिना देर के मैं चाहूंगा कि आप बैच अभी शुरू हुआ है, आप अभी
अगर इसमें एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल कराएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हमारी टीम को अप्रेज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वह लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।